डाली है नहीं, और थोड़ी अपनी हैबिट सुधारो। 11th है तो चलो चल जाएगा, लेकिन 12th में बेटा इतनी लापरवाही नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 12th में आप हमारे यहाँ पढ़ने हैं, हमारे कहने का मतलब है कि ये आदत सुधारनी है, आप कहीं भी पढ़ें, ऐसा नहीं करना है। हेडिंग डालिए। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये सभी के सभी मेटल हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हो आप, है ना। आप जानते हो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो कहलाएंगे इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, डी में, है ना। मतलब डी कहाँ से कहाँ तक भर सकता है, 1 से लेके 10। लेकिन ट्रांजिशन सिर्फ इनको कहेंगे जिनमें डी के पास 1 से लेके कहाँ तक होगा, 9 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा ना। इसलिए इसमें कौन से 3 एलिमेंट छूट जाते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 छूट जाते हैं। रीजन क्या, इनके पास डी कैसा है, फुलफिल्ड है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छा फर्स्ट पॉइंट मत लिखिए, पहले लिखिए द एलिमेंट्स whose last electron enters in, ध्यान रखिए डी में तो एंटर करता है, लेकिन ये जो डी थी ये बाहर से कितनी कम होती थी, 1 कम। तो डी में तो एंटर करता है, आप लिख दो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर डी सब सेल कॉल डी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन थोड़ा आंसर मजबूत हो जाएगा जब हम उनको बता देंगे ये जो डी होती है बाहर से कितनी कम होती है, 1। तो हम इसका नाम जानते हो क्या था, हमने बताया था पेनल्टी मेट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी तो लिखेंगे, लेकिन उस डी का नाम भी लिखेंगे, वो कौन सी डी है, पेनल्टी मेट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टी मेट, last electron enters in penalty mate that is n-1 d subcell, n-1 d subcell called d block elements, called डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या डेफिनेशन याद है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में डी ब्लॉक। फिर डी का नाम लिख दिया हमने, कौन सी सब सेल, पेनल्टीमेट सब सेल होती है। और ये आप पता है ना क्लास 12th में तक आ चुका है व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यही डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉन्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट डी सबसेल और डी ब्लॉक, सेम डेफिनेशन है। फिर उसमें थोड़ा सा और लिख दे हैं, जिंक कैडमियम मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक कैडमियम मरकरी कौन से एलिमेंट्स हैं, डी के, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगी, ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस इतना लिख देते हैं हम, तो वो वहाँ पर हो जाता है। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी। ठीक है, बिल्कुल जल्दी। अच्छा, आपको मेटल्स पता चल चुके हैं, कहाँ तक हैं, नॉन मेटल्स, मेटल वाइज कलर ने पढ़ा दिया था। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी पहला पॉइंट लिखते हैं प्रॉपर्टीज में, पहला पॉइंट लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो याद होना चाहिए, इनको जाके मेहनत किया करो आप लोग। अगर हमारी जो हम थोड़ा आपको गाइड करते हैं बात मानोगे ना, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, देखिए इनका बाहर की सेल अगर NS है तो D कितनी होगी, उससे एक कम। NS में या तो 1 होगा या 2S के, और यहाँ D में कहाँ से कहाँ जाता है, 1 से 10 तक जाता है। ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब पता है, एक से अधिक, है ना, ज़्यादा, वेरिएशन से आया है वर्ड, वेरिएशन शो करते हैं। सो अच्छा, ये वाला चैप्टर जैसे ही एंड होगा सबकी फेयर कॉपी चेक होगी, है ना। ये अभी आप लोग सोच रहे हो टेस्ट छूट गया, टेस्ट छूट नहीं गया बेटा, टेस्ट होने वाला है ना, लेकिन एक हफ्ते पहले बता देंगे आपको। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कौन शो करते हैं, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान रखिए। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये हम, हाँ, फ्लोरीन फिक्स करता, तो वहाँ पर क्या है ना, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पी ब्लॉक है ना, फुल ऑफ एक्सेप्शन है, वहाँ सब कुछ संभव है, ठीक है। वहाँ पर देखिए, तो हमने फ्लोरीन की थोड़ी कही थी, हमने कहा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल शो करते हैं, तो फ्लोरीन -1 शो कर रहा, तो बाकी दूसरी भी तो शो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप कुछ की याद रखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 +2। आपको एक चीज़ बता दें हम आज के बाद, ये ध्यान देखिए, नोमेनक्लेचर का रूल है, कभी भी एक एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो उसकी छोटी वाली हमेशा अस कहलाती है, बड़ी वाली हमेशा इक कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस, और इसको इक। मतलब जब इसका नाम बोलेंगे हम तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस, और इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। ये आगे बहुत मदद करने वाला है आपको नाम करने में, आपको समझ में आ जाएगा क्यों क्यूप्रस कह रहे, क्यों क्यूप्रिक, ये चार्ज निकालना भी आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा ना। जैसे और लिखिए हम एग्जाम्पल, आयरन की +2 एंड +3 पाई जाती है, तो इसमें कौन होगा अस और कौन होगा एक, दैट इज अस और दैट इज एक। छोटी हम ये नहीं कह रहे कि +1 अस कहलाएगी, +2 एक, हमें कह रहे एक एलिमेंट की अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो छोटी वाली अस, बड़ी वाली एक, ध्यान रखिएगा। तो एक कहलाएगी अस और ये एक कहलाएगी, ठीक है, बस अब इतना ध्यान रखना। और एग्जाम्पल लिख दे हम, जैसे मैग्नीज, मैग्नीज शो करता है +1 +2 +7 तक शो करता है, ठीक है। और हम जैसे एग्जाम्पल लिख दें आपके, हम लिख देते हैं ओस्मियम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है, पीरियोडिक टेबल की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आ रहे होंगे, फिक्र ना करें, धीरे धीरे सब आने लगेगा, ठीक है। ये ऑस्मियम +8 हो गया, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप और भी लिख सकते हो, है ना। हो गया, तो ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 1-2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब जैसे एक अच्छा डाटा है कि हमें पता चल गया कि किसकी मैक्सिमम होती है, दैट इज ऑस्मियम, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट थर्ड, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं आप जी, आपके, है ना। जैसे कि हम बात करें, जिस एलिमेंट में Fe+3 में पाया जाएगा, जिस कंपाउंड में Fe+3 होगा, उस कंपाउंड का जो कलर होगा वो होगा ब्राउन। जैसे कि हम आपको बता दें, जो रस्ट होती है Fe3O4 इंटू Xh2, एक जंग का फॉर्मूला है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जो लोहे में जंग लग जाती है उसका फॉर्मूला है Fe3O4 इंटू Xh2। यहाँ अब आपको समझ में नहीं आएगा हमने कैसे निकाली, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा, ना अभी हम बताएंगे भी तो समझ में नहीं आएगी, थोड़ा वेट करो। इसमें ऑक्सीजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो ये रस्ट किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की, है ना। तो जिसमें भी ये +3 में पाया जाएगा वो आपकी ब्राउन कलर की होगी। जैसे हम बात करें मैग्नीज, Mn, जहाँ पर Mn+2 में होगा वहाँ वो पिंक में होगा, है ना। ये चीज़ें थोड़ा कम आपको अभी समझ में आ रही होंगी, आ जाएंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स। 4th नंबर का पॉइंट देखिए, ठीक है ना, फॉर्म आवाज़ नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स as well as
कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। अब आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है, बिल्कुल माइनर सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दें, है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4FeCN, हाँ, फॉर्म कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स, फॉर्म कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग बस अभी इसको इतना समझ लीजिए कि ऐसा कंपाउंड है जिसको पानी में अगर या किसी लिक्विड में घोलोगे तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट डिसोसिएट होता है और ये अंदर वाला पूरा का पूरा सेम रहता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि ये इसका ना के बराबर एक्सप्लेनेशन है, क्लास 12 में पूरा चैप्टर ही रखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जरूर हम आपको थोड़े से बता देते हैं अभी, क्योंकि आपके आने वाले भी हैं, हर प्रकार के बॉन्ड आपको थोड़ी। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स, वो और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं आपके, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आपके बनाते हैं। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए पॉइंट जरूर याद करने हैं 5th और 6th। ठीक है, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो हमेशा काम देने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेरस सल्फेट, देखो उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, ए होगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला Fe+2FeSO4, दिट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। इसमें Fe किस में है, +2 में। कब हमें कैसे पता चला, ऑक्सीजन सल्फेट निकालना आना चाहिए, या फिर हम बता दें सल्फर एस सल्फेट पे होता है -2, तो इस पे -2 है तो पक्का इसमें +2 है, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है आपका। ठीक, ये सब बन जाएगा बेटा। जैसे ही हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन बताएंगे ना, आंखों से देख के आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल दोगे, किसी की फॉर्मूला लिख नहीं पाएगा और ऑक्सीजन स्टेट निकाल दोगे। ठीक है, 5th नंबर का पॉइंट वेरिएबल, और 5th और 6th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब होगा दैट इज get attract in magnetic field, get attract in magnetic field। देखिए, हम आपको बताएं PARA पैरा MAGNETIC, पैरामैग्नेटिक, PARAMAGNETIC, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज गेट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैग्नेटिज्म जो होती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेनली तो आपकी 3 टाइप्स की होती है, लेकिन फिर 2 फर्दर की जाती है, आपकी 5 टाइप्स की जाती है, सिर्फ 3 समझे आप। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेट उनको कहेंगे जिनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो वो उसकी तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट, ये कहलाते हैं पैरामैग्नेट। ट्रिक ऐसे याद रखो कि पैरा से पास, पैरामैग्नेटिक, और पी से पास, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसके पास जाने लगते हैं। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस हो जाएगी, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपल करेगी, मतलब दूर जाने लगे। याद जैसे कर सकते हो, डायामैग्नेटिक, डी से डाया और डी से दूर। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ही एक्सटेंडेड फॉर्म है फेरोमैग्नेटिक। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास जा रहा है तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन बहुत तेजी से पास जा रहा है, बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो हमारे कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहा, आयरन। आयरन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होता है, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है, तो वो कैसा सब्सटेंस हो गया, फेरोमैग्नेटिक। तो ये जनरली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब इसका भी रीजन ही क्यों होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। समझ रहे हैं पैरामैग्नेटिक का मतलब। आज देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ ले पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्ट हो जाए, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, 5th नंबर हो गया। 6th पॉइंट देखिए, 6th नंबर का पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 लिखिए आप इसमें, एक्ट
एज अ कैटालिस्ट, एक्ट एज अ कैटालिस्ट। क्या ये वर्ड आज से पहले सुना आप लोगों ने? व्हाट आर कैटालिस्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कैटालिस्ट? कैटालिस्ट, देखिए हम आपको कहें कि यहाँ पर कोई एक ऐसा कैटालिस्ट कोई ऐसा नहीं है, कोई अजीब सी चीज़ है। हम ही आप में से कुछ भी कैटालिस्ट हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, हीट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट, कुछ भी कैटालिस्ट हो सकता है। पर वो कैटालिस्ट की कैटेगरी में कब आएगा? हमने कहा हम में से कोई एक कैटालिस्ट की कैटेगरी में कब आएगा? जब हम में से कोई एक के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो आप लोगों की पढ़ने की रेट को इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज। अब चेंज का मतलब यही होता है, या तो वो पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव में, लेकिन जनरली कैटालिस्ट का यूज रिएक्शन की रेट को क्या करने के लिए किया जाता है? इंक्रीज। खास बात क्या है कैटालिस्ट की? सबसे खास बात ये है कि इसका स्मॉल अमाउंट ही पूरी रिएक्शन के लिए पर्याप्त है। इसका रीजन ये है कि कैटालिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता। वो आप जितना रिएक्शन में स्टार्टिंग में डालोगे बिल्कुल उतना ही लास्ट में रिएक्शन में निकल आता है। इसको एक साइंटिस्ट ने लॉक एंड की से समझाया है कि कैटालिस्ट लाइक की है, वो ताले को चाहे जितने बार बंद करो चाहे जितने बार खोलो वो की कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उसी प्रकार कैटालिस्ट भी होते हैं आपके जो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप शुरू में 10 ग्राम डालोगे तो लास्ट में भी 10 ही ग्राम निकलते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। सिर्फ वो करते क्या है, रिएक्शन को चालू, रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते। जैसे हमारी चाबी है, ताले को खोल रही है, बंद हो रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही है, कभी भी उसका अमाउंट जो है डिक्रीज नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही निकल रही है। तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन। अभी आपके लिए सिर्फ इतना पर्याप्त है कि आप ये समझ लें कि हमारे कैटालिस्ट वो सब्सटेंस खिलाएंगे जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे और डिक्रीज। अब ये सब्सटेंस एक खासियत सबके पास नहीं पाई जाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात कर लें हम, तो उसके लिए कैटालिस्ट क्या है? लाइट। लाइट की स्पीड में फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तेज हो जाती है, और लाइट ना हो तो क्या हो जाती है? मध्य हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा कैटालिस्ट क्या हो गया? लाइट। कैटालिस्ट कोई अजीब चीज नहीं है, कोई भी चीज जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है लेकिन अपने आप में कोई डिक्रीज नहीं कर रही है, वो क्या है? कैटलिस्ट। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? आपके कैटलिस्ट। जैसे हमारी बॉडी में एक कैटलिस्ट प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है ना। अगर वो हमारी बॉडी में ना हो तो हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में 500 साल से ज़्यादा लग जाए। एक थ्योरी दी गई है कि हम जो भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 500 साल लग जाए, लेकिन हमारी बॉडी में कौन सा कैटलिस्ट बचा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली में जो आपके लिविंग जो आपकी स्पीसीज है उनमें जो कैटालिस्ट पाए जाते हैं उनका एक स्पेशल नाम है, उनको एंजाइम कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम दिया गया है एंजाइम, ठीक है। तो एक्ट एज अ कैटालिस्ट बहुत सारे हैं, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लिख दें, है ना। जैसे आयरन बहुत अच्छा कैटालिस्ट है। हैबर प्रोसेस, अमोनिया की जो प्रोसेस बनाने की होती है, हैबर प्रोसेस, सबसे ज़्यादा अमोनिया हैबर प्रोसेस से ही बनाया जाता है। अमोनिया क्यों बनाते हैं? अमोनिया का कोई उपयोग नहीं, अमोनिया से फिर यूरिया बनाते हैं, यूरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर है। तो आयरन हो गया आपका, है ना, कॉपर हो गया, निकिल, निकिल बहुत बढ़िया कैटालिस्ट है। कहीं भी किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी तो निकिल का यूज करते हैं, या फिर आपका यूज करते हैं प्लेटिनम का, या फिर यूज करते हैं आपका पैलेडियम का। तो बहुत बढ़िया है ना। पैलेडियम जो होता है वो जनरली कंपाउंड के फॉर्म में कैटालिस्ट का काम करता है, जैसे B2O5 है ना, एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं आपके, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, दे ऑल आर द वेरी गुड कैटालिस्ट। एक्ट एज अ कैटालिस्ट। ये कैसे एक्ट करते हैं? कैटालिस्ट की तरह करते हैं ना। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखिए 7th नंबर। अच्छा, जो इसकी प्रॉपर्टी हो, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, लगभग दोनों की 50 से 60% प्रॉपर्टीज सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो हम बताते हैं। 7th पॉइंट लिखिए, classified in 4 ट्रांजिशन सीरीज। आवाज़ नहीं, कभी कोई भी दिक्कत हो बेटा सीधे हमसे पूछो, पूछने के लिए आए हो आप यहाँ पर, है ना। क्लासीफाइड इन 4 ट्रांजिशन सीरीज, क्लासीफाइड इन 4 ट्रांजिशन सीरीज। ये तो हम देख चुके हैं, पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं ना, पूरी लर्न कर चुके हैं ना, ध्यान रखा करिए,
है ना, जो पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर किया करिए, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली भी आएगी। हाँ लास्ट वाली भी आएगी, इनकम्प्लीट है लेकिन है तो, इनकम्प्लीट है लेकिन है तो अगर हम देखें ध्यान से देखिए, अब जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो हमारी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वो कहाँ से चालू होती है, फ्रॉम स्कैंडियम, और ख़त्म कहाँ पर होती है, जिंक में। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 10। सिर्फ कौन सी सीरीज जो इनकम्प्लीट होती है, लास्ट वन। तो फर्स्ट ट्रांज, अच्छा इस सीरीज का एक नाम और है, इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। रीजन, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 3D में जाता है। लिखते चलो, आपको एक हैबिट थोड़ी अपने अंदर डेवलप करनी है कि हमारा पेन चलता रहे, बोर्ड में हम देखते रहें, लिखते रहें, समझते रहे। ये हैबिट थोड़ी सी आपको डेवलप करनी है कि कान, आँख और हाथ का ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम देख लें, फिर थोड़ा लिख लें, फिर समझ लें। एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करोगे तो कभी तो आ जाए। अच्छा ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये भी चेक कर लूँ, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछ ली जाती है, किस कहाँ से स्टार्ट होती है, 4th पीरियड से स्टार्ट होती है ना। अब देखो कितना कन्फ्यूजन है, कोई पूछ ले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको इसका ध्यान रखना, फोर्थ है फर्स्ट, लेकिन कहाँ से स्टार्ट, 4th पीरियड से स्टार्ट, 4th पीरियड से होती है, लेकिन सीरीज का नाम क्या है, 3D। तो बहुत कंफ्यूजिंग टाइम से, तो इसको याद रखना है। अब क्यों, कैसा क्या, क्योंकि ये पहली सीरीज है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया गया। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता था, इसलिए 3D सीरीज नाम दिया। और किस पीरियड के सामने रखी हुई है, 4th पीरियड के सामने रखी हुई है, 4th, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई आपकी। अब हम बात करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात हम करें तो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम, यारी जरा निभाना मुँह से, टिंकू रूबी रोहित पढ़ना आज, CD से, इट्रियम से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है, कैडमियम से। अब तो आपको ट्रिक्स याद है ना। ये कौन सी सीरीज कहलाती है आपकी, 4D सीरीज, है ना। अब आप लोगों को पता नहीं है, यही क्वेश्चन पूरी एग्जाम में आ चुके हैं कि क्लासिफाइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये सीरीज लिख के आनी है, लेकिन पीरियड नंबर कौन होगा, 5 होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, पीरियड नंबर 5। अब हम बात कर लें यहाँ पर आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात कर लें तो देखो, ये पहले लेंथेनम से स्टार्ट होती है, फिर इसके बाद 14 क्या आ जाते हैं, लेंथेनाइट्स, जो कि कहाँ पर रखे हुए हैं, नीचे। तो 14 आ जाते हैं आपके, इसके बाद लेंथेनाइट्स, है ना। 14 आपके लेंथेनाइट्स आ जाते हैं इसके बाद, है ना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए। तो लेंथेनम से स्टार्ट होती है और इसके बाद 14 क्या आ जाते हैं हमारे, लेंथेनाइट्स, जो हम कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। 14 लेंथेनाइट्स आ जाते हैं। फिर अगेन ये स्टार्ट होती है किससे, हाफनियम से। चेक करो, पहले लेंथेनाइम, लेंथेनम हाफनियम के बीच में 14 लेंथेनाइट्स है ना, लेंथेनम हाफनियम के बीच में 14 लेंथेनाइट, और फिर जाके एंड कहाँ होती, ला हफ्ता बन रहा है, उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा। एंड कहाँ जाके होती है, मरकरी पे जाके होती है एंड। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट हमने बनाया था जब ये। तो ये लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, है ना। तो हमें ध्यान है कि लेंथेनम से स्टार्ट होती थी, लेकिन इसके बीच में कितने एलिमेंट्स थे, 14। फिर अगेन हाफनियम से स्टार्ट होती है आपकी, है ना। अब हम बात कर लें, इस सीरीज का नाम क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसी को बोलते हैं 5D सीरीज। दिस इज ऑल्सो अ 5D सीरीज। और स्टार्ट किस पीरियड से होती है, 6 पीरियड से स्टार्ट होती है, 6 नंबर के पीरियड से स्टार्ट। ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, पीरियड नंबर जो आपकी सीरीज का नंबर आ रहा है डीमो से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। पीरियड नंबर जो आ रहा है आपका, जो सीरीज का नंबर आ रहा है उससे क्या होता है, एक ज़्यादा होता है, ये ध्यान है। जैसे 3D सीरीज और पीरियड नंबर क्या होगा, 4th होगा, ऐसे याद आप कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 4th नंबर की ट्रांजिशन सीरीज हमारी, है ना। 4th ट्रांजिशन सीरीज जो कि हमारी लास्ट वन भी है, 4th ट्रांजिशन सीरीज, है ना। ये कहाँ से होती है स्टार्ट, एक्टिनियम से। फिर बीच में 14 क्या आ जाते हैं, एक्टिनाइट्स आ जाते हैं ना। 14 क्या आ जाते हैं, एक्टिनाइट्स आ जाते हैं, एक्टिनाइट्स आ जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज स्टिल कैसी है, इनकम्प्लीट, स्टिल इनकम्प्लीट है,
लेकिन अगर हम इसका नाम लिख दें तो कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है, फोर्थ, लेकिन इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है, 6d में, तो इसका नाम क्या हो गया, 6d सीरीज। और पीरियड नंबर तो आपको पता ही चल गया हो गया, 7th पीरियड। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड की गई है 4 सीरीज में। ठीक है, 4 सीरीज में, है ना। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कितने हुए 7। सर ये फोर्थ वाली सर कहाँ तक जाती है? कब इनकम्प्लीट है बेटा ना, फोर्थ वाली हमने पढ़ा था, एक्टिनियम रदरफोर्डियम डूब गए सागर में, बोर हसमत डॉक्टर साहब रघु रोंटीजीनियम आ जाएगी, पढ़ी थी ना हमने। लेकिन इसके अभी पूरे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिल इनकम्प्लीट। 7th हो गई हमारी, कितनी प्रॉपर्टीज होगी 7th, लिखो नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, 8 नंबर की प्रॉपर्टी। अच्छा पता है आपको सबसे हार्ड मेटल कहाँ मिलेंगे आपको, डी ब्लॉक में ही मिलेंगे आपको। और सबसे ज़्यादा आपके हमें एक ऐसे मेटल का नाम पूछ लें जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसमें उसका नाम क्या है, टंगस्टन। वही हमारे बल्ब के फिलामेंट में लगता है। आपने देखा होगा वो इतना सा पतला सा वायर लगा होता है, टूट जाता है, लेकिन इतने गर्म होने के बाद भी वो गलता नहीं है। रीजन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिखिए दे आर हार्ड मेटल्स, दे आर हार्ड मेटल्स, दे आर हार्ड मेटल्स। एक कैसे मेटल्स होते हैं, हार्ड। अब हार्ड मेटल्स हैं तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। पहले तो मेल्ट होने में इतना समय लग जाएगा, फिर कहीं जाके बॉइल होगा। हार्ड मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग हाई MP एंड BP, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बन जाएंगे अब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये प्रॉपर्टी क्या है। अब हम आपको एक चीज़ बताएं, अगर आप क्लास में ढंग से बैठे हो तो आपको जो हमने ये लिखवाया है इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं, तो आपको सभी एक बार जाके ऑब्जर्व करना है और आपको ये याद हो जाने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, हमारी बातों को याद रखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सर क्यों कह रहे थे। लिख लो, हम बोल देते थे, दे आर हार्ड मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने मिटा दिया था ना, तो क्या करेगा, लिखिए दे आर हार्ड मेटल्स हैविंग हाई MP एंड BP, लिख गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए लिख गया योगेश। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डालिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि क्या है ना, ये सीधा इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को अभी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला परेशान कर रहा होगा, तो ये आते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिफाइन करने में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एस ब्लॉक, P D में एंटर करेगा, बस थोड़ा अच्छा बोल दिया N-D, तो N-1D, तो वो D। अब F में भी जाएगा, लेकिन वो F जो आपका आखिरी होता है इससे कितना कम होता है, मतलब N-2। उस सेल का नाम क्या रखा था हमने, एंटी पेनल्टीमेट। लिखिए द एलिमेंट्स whose last electron enters in anti-penultimate that is N-2 F subcell called F block element, called। अब अरे रुमाल नहीं लगाए और तुमने फेंक दिया, हमें गलती माफ़ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन इतना समय चल रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, मास्क पहनो तुम लोग, मास्क, ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ इसमें बुरा मानने वाली बात कोई भी नहीं है। तुम लोग मास्क पहनो, कभी मास्क पहनो। कल से हमें बिना मास्क के दिखोगे या रुमाल बांधे या वो,
ध्यान रखना, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस समय फॉलो कर रही है प्रोटोकॉल, तो आपको भी करना पड़ेगा। इन्फेक्शन का समय चल रहा है, हमारी वजह से किसी और को इनकम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान। हम क्यों नहीं पहनते, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो हम भी पहन सकते हैं। वैसे हम अपने आप को पूरा फिट रखते हैं, हमें कुछ नहीं है, ना स्नीजिंग है, ना कपिंग है, ना बुखार, ना बॉडी में कहीं पेन है, कुछ नहीं है हमें, तो हम पूरे फिट हैं। तो आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप को समझो, ठीक है। कॉल्ड, सुनो बात, मास्क में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो रुमाल पहन लो, कम से कम जितना प्रिकॉशन रख सकते हो उतना रखो। सैनिटाइजर जरूर रखा करो हाथ में, एंट्री जब एंट्री लिया करो, जब आप एग्जिट हुआ करो, दोनों समय हाथ जरूर सैनिटाइज किया करो। और फेस को बिल्कुल जीरो टच, फेस को टच करना ही नहीं है, चाहे जितनी भी इचिंग हो, कुछ कितना भी मन करे, हैबिट हो, तो भी फेस को टच नहीं करना है। इतना हिस्सा बिल्कुल सेफ रखना है, ये ध्यान रखिएगा। यही है एंट्री, और कहीं से नहीं है। आंखों से भी एंटर हो जाता है, रेस्पायरेशन से, मांस कान से नहीं होता है एंटर, तो ये ध्यान रखना है। अब वो साइन जाने, WHO बता चुका है। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in एंटी पेनल्टी मेन दैट इज n-2 f cells कॉल्ड f block। इनका और नाम भी है ना, और नाम भी है ना, nr ट्रांजिशन कॉल्ड f block और इनर ट्रांजिशन। चलिए बात नहीं, हालांकि आप सभी लोग हमें पता है स्वस्थ हैं, वो आपके चेहरे से दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये वायरस ऐसा है कि कई बार स्वस्थ आदमी भी इससे इफेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन बेस, 3-4 महीने की बात है, वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 3-4 महीने बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा भारत में भी, जो बताया जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दी जानी है, पहला लक्ष्य हेल्थ वर्कर से, सेकेंड लक्ष्य आपके वो जो कंटेनमेंट जोन में वो है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 तक पूरे भारत को वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से कर दिया जाएगा, 2022 के लास्ट तक। लेकिन एक बार वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत कम हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। द एलिमेंट्स हु लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एंटी पेनल्टी मेड सेल दैट इज n-2 f सब सेल कॉल्ड f block और इनर ट्रांजिशन। सबसे अच्छी जो वैक्सीन अभी तक निकल के आई है वो फाइजर कंपनी की निकल के आई है ना, 95% उसका रिकवरी रेट है, और आपके इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बहुत ही कम है, और बहुत माइनस साइड इफेक्ट, 2% लोगों को फीवर आया है। मतलब अगर आपके 100 सही हो रहे हैं तो उसमें से 2 लोग हैं जिनको थोड़ा सा फीवर आया, फिर वो भी सही हो गया। किसी को जॉइंट पेन हुआ है, लेकिन वो ऐसे साइड इफेक्ट है जो बहुत ही कम है, अच्छा है ना। तो इसका इफेक्ट सबसे अच्छा माना जा रहा है फाइजर कंपनी का अभी तक, है ना। तो उन्हीं पे चल रहा है, उनकी 50 मिलियन से ज़्यादा डोजेज पहले से तैयार है ना। तो वैसे एक बार उनको WHO का वो मिल जाए और अपनी गवर्नमेंट का, तो फिर चालू हो जाएगा। अभी पर 3-4 महीने लग जाएगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए, दिखा दो एक बार। कॉल्ड f block एलिमेंट्स और एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए प्रॉपर्टीज में आइए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। आवाज़ नहीं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखो, इनको 2 सीरीज में क्लासीफाइड किया गया है, जानते हो ना, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। क्लासीफाइड, अब आपको ये सब चीज़ें पहले से पता हैं। क्लासीफाइड इन 2 सीरीज, क्लासीफाइड इन 2 सीरीज, क्लासीफाइड इन 2 सीरीज, है ना। तो जो पहले नंबर की सीरीज है हमारी वो है लैंथेनाइड्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4F में जाता है, 4F सीरीज। अब देखो, एक आपको पहले हम बता दें कहाँ से कहाँ। आपको पता है ली कहाँ से गई है, लैंथेनम से, लेकिन स्टार्ट लैंथेनम से नहीं होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, सीरियम से। बताया था हमने, लैंथेनम से ली गई है, इसलिए इनको लैंथेनाइड सीरीज, लेकिन इन सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सीरियम से। सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ट्रिक क्या थी, लेस पर नाडा पहनू में शाम की दोनों का तब हो इधर तुम्हें बोल लिटोएटियम, और एंड कहाँ पे होती हैं, लिटोएटियम में। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 14 एलिमेंट्स है, ध्यान रखिए, ओनली 14 एलिमेंट्स होते हैं। क्या लैंथेनम इन सीरीज का पार्ट है, नहीं, लैंथेनम इन सीरीज का पार्ट नहीं है, ली गई है लैंथेनाइट के आगे से, तो इसलिए इनको कौन सा सीरीज नाम रखा गया है, लैंथेनाइट। अच्छा देखो, इसकी ट्रिक ये है कि गांव में आप लोग गए और वहाँ पर लाइट चली गई, तो फिर गांव के लोग बोलते हैं कि जो बत्ती जलाते हैं वो कहते हैं, अच्छा आपको तो पूरी याद है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, बाकी ऐसी ट्रिक है कि लीस्ट लो,
लेस लो, मतलब बत्ती को लेस लो मतलब जला लो। बाकी हमारे लिए इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो पूरी सीरीज ही याद है। क्लियर आज? क्लियर दीपा? बाकी आप ऐसे कर दो, ये हो गया। अच्छा, अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे तो हम कहाँ से लिखेंगे? हमने देखा है कि एफ ब्लॉक का क्या होता है, n-2 F12 14 n-1 D 0 और 1 और NS में हमेशा 2। अच्छा, हमने अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया नहीं लिखवाया ना, तो चलो अभी हम बताते हैं इसको, दो सबका कर लेते हैं एक साथ। तो ये हो गया लेंथेनाइज। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, यहीं लिख देते हैं हम आपके सामने, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, इनका जनरल बाद में लिखेंगे, पहले इनका चेक करो। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? मतलब ये जो n-2 होगा, एफ ए कौन सा एफ होगा? यहाँ देखो बेटा, निकल जाएगा दिमाग से। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4f में। मतलब जो ये एफ है, ये n-2 जो एफ है, कौन सा एफ होगा? 4f। अगर ये 4f है तो ये d कौन सी रही होगी? और s कौन सा रहा होगा? ये कैसे निकाला, समझ में आया? हमने कहा ये n-2 f क्या था? 4f, क्योंकि इस सीरीज को कौन सा कहते हैं? 4f सीरीज। तो पक्का है कि अगर ये 4 था तो d कैसी रही होगी? 5 और s, क्योंकि जो 4f है उससे एक ज्यादा होती है d और उससे एक ज्यादा होता है s। या उल्टा बोलें कि जो s रहता है उससे एक कम रहती है d और 2 कम रहता है f। अब बाकी तो वही है, 1 to 14, यहाँ पे कितना 0 to 1 और यहाँ पर कितना 2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने? किसका? लेंथेनाइज का। ध्यान रखिए, नोट करिए। ये बेटा एक्सेप्शन केस है, फुल ऑफ एक्सेप्शन होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होते हैं ना, वो अब्बाहू के अकॉर्डिंग नहीं होते, एक्सेप्शनल। तो इनमें या तो डी में 0 आता है या फिर 1 आता है। हम बना के आपको दिखाएंगे क्या होता है। फुल ऑफ एक्सेप्शन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं पूछे जाते, प्रैक्टिकली निकाले गए हैं, ठीक है ना? इसमें हेड लगा के पॉइंट लिखिए। ऑल्सो कॉल्ड कौन से एलिमेंट? रेयर है। ध्यान, इन्हीं एलिमेंट का हमने दूसरा नाम क्या लिखवाया था? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ध्यान देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अच्छा, आपको लेंथेनाइज सीरीज हम जैसे लिख दे, लेस पर नाडा पहनूं मैं, शाम यूं दौड़ूंगा, उल्टा दौड़ूंगा, तब दी हो इधर तुम एवोल्यूटेटियम। यही है हमारी पूरी लेंथेनाइज सीरीज। पता है आपको, इस सीरीज में सिर्फ एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है लेंथेनाइज में, ओनली 1। बाकी पूरी सीरीज आपकी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इस सीरीज में सिर्फ कौन रेडियो एक्टिव है? प्रोमीथियम। ओनली 1 इज रेडियो एक्टिव। ध्यान रखिएगा, लेंथेनाइज में सिर्फ कौन सा रेडियो एक्टिव है? ओनली 1, दैट इज पीएम, प्रोमीथियम। लिखिए इसमें, इसी में लिखिए, in this series only PM is radioactive, ये तो हुई क्लासिफाइड इन 2 सीरीज में, ये तो हुआ आपका। अच्छा, पहले नंबर हमें इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए था, वो हमने लिखा नहीं। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे हम, उसको आप क्या बना लेना? फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट वाले को क्या बना लेना? सेकंड। वो हम थोड़ा सा जल्दी में हमने पहला पॉइंट मिस कर दिया, वो हम बाद में लिखवा देंगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट में लिखवा देंगे उसको, तो आप कर लें। एक तो लेंथेनाइज सीरीज होगी फर्स्ट सीरीज। इसकी खासियत समझ में आई? सीरीज की खासियत क्या है? पहली इंपॉर्टेंट खासियत, इसको हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट। पूछ लिया जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट किस सीरीज को कहा जाता है इसको। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट खासियत कि इस सीरीज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जो कि कौन है? आपका रेडियो एक्टिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसकी बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है एक्टिनाइट सीरीज। क्यों इनको एक्टिनाइट्स कहते हैं? क्योंकि कहां से लिए गए हैं? एक्टिनियम के आगे से। ध्यान रखिएगा। तो लेंथेनाइट सीरीज, इसी को बोलते हैं हम एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स बोलते हैं इनको हम, या फिर इन्हीं सीरीज का दूसरा नाम क्या है? 5F सीरीज। क्या बोलते हैं हम? 5F सीरीज। अब आप लोगों से एक चीज उम्मीद है हमें कि आप इनका जल्दी से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं।
5F 6D 7S, बाकी बन जाएगा 1 to 14 0 to 1 और A 2। ठीक है, चलिए ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, एक्टिनाइज। अब हमें देख लें स्टार्ट कहाँ से होती है, ली कहाँ से गई है, एक्टिनियम के आगे से। एसी ठंडा पाऊँ, स्टार्ट कहाँ से होती है, थोरियम से ठंडा पाऊँ। ऐसी ठंडा पाऊँ मिडिल में, पाऊँ आम कैमरा बुक कैफेज एफएम, नहीं ऐसी ठंडा पाऊँ नॉर्थ पोल में, पाऊँ आम कैमरा बुक कैफेज एफएम मिडिल में, नो लॉरेंसियम। एंड कहाँ पर होती है, लॉरेंसियम पे ऐड होती हैं। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 14। कितने होते हैं, 14, ध्यान रखिए 14 एलिमेंट। सीधी सी बात है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके उतनी ग्रुप होते हैं। जैसे एस के कितने ग्रुप हैं, 2, डी के कितने ग्रुप हैं, 10, पी के कितने ग्रुप हैं, 6 और एफ के कितने हैं, 14। क्योंकि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके उतनी ग्रुप होते हैं ना। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा रखा होगा कि एस में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसलिए 2 ग्रुप हैं। पी में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, इसलिए कितने ग्रुप हैं, 6। डी के कितने ग्रुप्स हैं, 10 और एफ के कितने, 4। ध्यान रखिए लेंथेनम इसका पार्ट नहीं है, लेंथेनम से स्टार्ट हुई है, ये बात ध्यान रखिए। बन जाएगा इसका। अब इस सीरीज की खास बात पता है इसको, इसमें सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। पूरे 14 के 14 एलिमेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव। लेकिन पहली वाली में सिर्फ कौन रेडियो एक्टिव था, प्रोमेथियम। ध्यान रखिए, ठीक है ना। लिखिए इसमें इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, जैसे इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स था ना, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। लिखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज आर रेडियो एक्टिव। हेड लगा के लिखिए all elements of this series are radioactive। ठीक है ना। पूरे 14 एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं आपके, समझ में आ गया। अब एक खास बात और आपको इसमें याद रखनी है, वो क्या, अच्छा इस सीरीज को जैसे हम लिख लें, है ना, तो ऐसे हमने लिखा एसी ठंडा पाऊ नॉर्थ पोल में, पाऊ आम कैमरा बुक कैफे एफएम किसमें, मिडिल में, नो लॉरेंसियम, ये होता है ना। तो ये पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव हैं, पूरे 14 एलिमेंट्स। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें एक खास बात है कि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स बनाए गए हैं ये आर्टिफिशियल हैं। दे ऑल आर द आर्टिफिशियल, ये कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इन सबको ऐसा माना जाता है कि सिंथेसिस भी किससे किया गया है, यूरेनियम में ही कोई चेंज कर करके। तो इन पूरे एलिमेंट्स को, यहां से यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। मतलब यूरेनियम को ही ट्रांसफॉर्म किया गया है किन एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स में। ध्यान रखिएगा, लिखिए इसमें कोई पूछ ले किन एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, तो यूरेनियम के बाद के सब एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांस। और ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल। ध्यान रखिए, मैन मेड नहीं है, कैसे हैं, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम are called trans uranium elements, all are आर्टिफिशियल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑल आर आर्टिफिशियल। ठीक है, तो अभी तो हमारा एक ही पॉइंट हुआ, फर्स्ट ही पॉइंट हुआ ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन फर्स्ट ही हुआ, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब सेकेंड पॉइंट देखो, ये जो पहला फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको सेकेंड बना लेना आप लोग, ठीक है, और जो सेकेंड लिखवा रहे हैं उसको फर्स्ट। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, याद करने में आसानी होगी बस इसलिए, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल बातें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो S होगा, उससे एक कम क्या होगा, D, और दो कम कितने होंगे, क्या होगा, अभी देखा ना हमने, और अभी पता है इसमें कहाँ से कहाँ तक होता है 1 to 14, D में कहाँ से कहाँ तक होता है 2 1, और इसमें कितना होता है NH2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोट कर लीजिए। इसको फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो आप चाहें तो, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड भी बना सकते हो, है ना। इसी से तो हमने बनाया था कि ये 4F था तो ये 5D था, ये 6S था, ये 5F था तो ये 6D था, ये 7S था। इस सेल का नाम तो पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट सबसेल, है ना। ए दो कब वाली कहलाती है, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल। तो सर ये एन क्या कहलाती है, एन सबसे बाहर की, एक कहलाती है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की, या इसी को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल सबसेल, आउटर मोस्ट सबसेल। कहीं भी जो एन होगा ना वो आउटर मोस्ट ही होता है, प्रिंसिपल सबसेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब वैसे इसके छोटे सभी अच्छे पॉइंट हो गए इसके, अब छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो डी के भी होते हैं वो इसके भी हैं, है ना। बिल्कुल लिखिए, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। बिल्कुल जो डी ब्लॉक के होते हैं वो इसके भी होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एफ ब्लॉक के वेरिएबल शो करते हैं ना, इसके भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बिल्कुल जैसे एफ डी ब्लॉक के करते हैं उसी तरह इसके से। फिफ्थ नंबर, ए भी कैटालिस्ट की तरह यूज की जाते हैं, जैसे वो कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं, एक्ट एज अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सिक्स पॉइंट देखिए, एक्ट एज अ कैटालिस्ट, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खूब पाए जाते हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या बात है कभी, हाँ तो चले जाना 8 बजे बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर। आप लोगों ने 8 बजे क्यों करा ली, हाँ चलिए ठीक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी, ठीक है, रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैरामैग्नेटिक नेचर, और सेवन्थ पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, इन नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, क्यों, लैंथेनाइज को तो कहते ही हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और एक्टेनाइज तो आपको पता ही है यूरेनियम के बाद पूरे किससे बनाए गए, आर्टिफिशियल। तो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम मात्रा में, है ना। फाउंड रेयर अमाउंट इन नेचर, फाउंड रेयर अमाउंट इन नेचर, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आने वाले हैं। अब आपको पढ़ना है सबसे पहले ब्लॉक। आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है
तो ये जो हम आपको आगे कराने वाला है, ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपसे पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, ऐसे बीच में से कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आपको आना है। और अगर आपको पीरियड टेबल बहुत अच्छे से कमांड है आपकी, तो आपको हम आगे जो बताने वाले हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पैसे ही निकाल सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आप किसी तरीके से कंफ्यूज हो गए तो आपको निकालना है। जैसे हम पूछ लें कि प्लेटिनम कौन से ग्रुप का है, तो आप पीरियड टेबल बनाओगे, फिर जल्दी प्लेटिनम जुड़ोगे, टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत अच्छी कमांड है। तब जैसे हम कोई पूछे सोडियम किस ग्रुप का है, पता है हेलिना की फर्स्ट ग्रुप का। कोई पूछे सोडियम किस ब्लॉक का, आंसर है एस ब्लॉक का, है ना। कोई पूछ ले बोरोन किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। हमारे पीरियड टेबल में बहुत अच्छी कमांड है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे ही दे देंगे। कोई पूछ ले आयरन किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। आयरन हमें पता है ना, हमने पीरियड टेबल पढ़ी है, मतलब हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो कि एक एक एलिमेंट्स कहाँ रखा हुआ है ना। बाकी सरल क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन अगर कठिन, जैसे हमने आपसे पूछा एल्यूमिनियम का क्या है, तो आप जल्दी से अपने दिमाग में ट्रिक रिवाइज करोगे, थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन फटाक से पता है कि यार ये तो बोरोन एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है ना। कोई पूछ ले कि आपका सेलेनियम किस ब्लॉक का है, तो उससे टिपो सेलेनियम पी ब्लॉक का है। बात समझ में आए? तो ऐसे आप इनके आंसर अपनी लॉजिक से निकाल सकते हो। पर अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर इनके लिए फॉर्मूले भी हैं, उनसे भी आप ये कर सकते हो। 2 मिनट और पढ़ेंगे, कितना टाइम होगा अभी? फिर हाँ 2 मिनट और पढ़ेंगे, 2 मिनट और पढ़ेंगे, फिर करते हैं, ठीक है। या फिर कभी अगर तुम्हें लेट हो रहा हो तुम निकल जाओ बेटा, हो जाएगा। देखो तो डालिए हेडिंग, नई हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक, ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक कौन कौन से होते हैं हमारे, एस पी डी एंड एफ, ये होते हैं हमारे ब्लॉक। ट्रिक्स टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 18 एंड पीरियड्स जो कि 1 to 7 होते हैं। ट्रिक टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल